हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे गेट 2027 रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन जो न्यूली इंट्रोड्यूस गेट पेपर है उसके बारे में, जिसका कोड है आरए। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे टू पेपर कॉम्बिनेशन के बारे में और किन किन स्ट्रीम के बच्चों के लिए यह गेट पेपर बहुत अच्छा साबित हो सकता है, किन के लिए आफ्टर दिस गेट एग्जाम क्वालिफाइंग एंड गेटिंग द एमटेक डिग्री और पीएचडी फ्रॉम द आईआईटी और एनआईटी कितना अपॉर्चुनिटीज आपको मिल सकता है इस स्ट्रीम में, इस स्पेशलाइजेशन में। इसके बाद हम आपको सिलेबस भी इसका दिखाएंगे कि किस किस स्ट्रीम के बच्चे, किस किस ब्रांच के बच्चे इस एग्जाम में अपीयर होंगे, ताकि उनका प्रिपरेशन आसानी से हो जाएगा। और यह न्यूली लॉन्च ये पेपर है, तो थोड़ा सा पेपर मॉडरेट रहने के उम्मीद भी है। यहाँ पे यह गारंटी नहीं हो सकता कि हाँ नया पेपर है तो हमेशा आसान या मीडियम ही हो सकता है, टफ भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन देयर पेपर स्टेटमेंट। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले इन चीजों को समझना है कि रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन आने वाले समय में बहुत ही कारगर और फ्यूचर अपॉर्चुनिस्टिक कैरियर के रूप में साबित हो सकता है। द रीजन बिहाइंड दैट कि आज के डेट में आप देख रहे हैं मेडिकल के क्षेत्र में रोबोटिक्स को यूज करके, रोबोट को यूज करके ऑपरेट किया जा रहा है, पेशेंट को ऑपरेट किया जा रहा है, उनको डायग्नोज किया जा रहा है, उनको वहां पे ऑपरेशन में, ये ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेशन भी किया जा रहा है डॉक्टर की निगरानी में। मतलब कि इनके स्कोप अब आने वाले टाइम पे एआई को यूज करके बहुत ही बड़ा होने वाला है। इवन इंडस्ट्री में भी बहुत हाई लेवल पे आज के डेट में रोबोट का यूज हो रहा है। आपने कई बार न्यूज के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से सुना होगा, देखा होगा कि चाइना के रेस्टोरेंट में भी आज के डेट में रोबोट जाके खाना सर्व करता है। यह फ्यूचर टेक्नोलॉजी के रूप में बहुत ही बड़ा कैरियर अपॉर्चुनिटी के रूप में साबित हो सकता है। इसीलिए आज का यह वीडियो आप ध्यान से और सीरियसली सुने, क्योंकि आपका एक डिसीजन आपकी जिंदगी को बदल सकता है। तो इसीलिए ध्यानपूर्वक डिसीजन लीजिए, सोच के, समझ के। उससे पहले हर एक चीज को अच्छे से समझिए, सुनिए और उसके ऊपर अपने एनालिसिस को भी रखिए। फिर लोगों से, अपने सीनियर फैकल्टी से डिस्कस कीजिए, अपने मेंटर से डिस्कस कीजिए और तब फिर गेट पेपर को ऑप्ट करिए एज ए रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां पे सबसे पहले हम देखते हैं कि टू पेपर कॉम्बिनेशन फॉर रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन। इसमें डिटेल में जाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा और बताना चाहता हूं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे नए हैं जिनको बहुत सारी चीजें पता नहीं होता है और वो गेट के एग्जाम फॉर्म भरने के लिए जाते हैं और वहां पे गलतियां कर बैठते हैं। तो सबसे पहले आपका जानकारी पूरा साफ सुथरा होना चाहिए। आज हमने आईआईटी मद्रास में जो गेट की टीम है उन्हें फोन करके भी बात किया है कि इसमें क्या क्या और मेरे अंदर डाउट्स आया उनसे पूछने के लिए। वो सारे चीज हमने पूछे हैं, वह भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि गेट एक ऐसा इंडिपेंडेंट एग्जाम है जिसमें कोई उम्र की सीमा नहीं है और कोई अंतिम पड़ाव पे भी है वह भी गेट का एग्जाम लिख सकता है। यह तो पहली खूबसूरती है इस गेट एग्जाम का। इतना साफ सुथरा, इतना ट्रांसपेरेंट तरीके से, इतने सिस्टमेटिक वे में यह एग्जाम होता है। अब कई बार बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि मैं तो सीएस बैकग्राउंड का हूं, क्या मैं मैकेनिकल में एग्जाम दे सकता हूं? मैं तो ईसी ब्रांच का हूं, क्या मैं सिविल में एग्जाम दे सकता हूं? कोई बोलता है कि मैं तो सिविल ब्रांच से हूं, क्या मैं कंप्यूटर साइंस एग्जाम दे सकता हूं? यस, आंसर इज यस। क्योंकि यहां पे गेट के एग्जाम में जो आप 4 साल बीटेक में पढ़ते हैं वह सारा पेपर नहीं पूछा जाता है। इसके सिलेबस डिफाइंड होते हैं और अगर उस डिफाइंड सिलेबस को आप अच्छे से कवर कर पाते हैं, अपनी तैयारी को अच्छा कर पाते हैं, तो फिर अगर आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं, चाहे किसी भी स्ट्रीम में, किसी भी ब्रांच में आपने ग्रेजुएट किया, बी किया, बीटेक किया या जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसके हिसाब से, क्योंकि एमएससी इलेक्ट्रॉनिक्स का भी और भी बहुत सारे, मैं यहाँ पे इंजीनियरिंग की बात कर रहा हूँ। सो बी बीटेक वाले किसी भी स्ट्रीम से, अगर आपने किसी भी ब्रांच से बी बीटेक किया है तो आप इंडिपेंडेंटली जो भी गेट के पेपर्स हैं इंजीनियरिंग ब्रांच से रिलेटेड वहां पे आप अपीयर हो सकते हैं। आप साइंस के लिए वहां पे कंफर्म कर लेंगे। तो यहाँ पे आप किसी भी ब्रांच में, जैसे फॉर एग्जांपल किसी को दिखता है कि यार मैं तो सिविल से हूं, लेकिन मेरे सिविल में
उतना बड़ा मेरे डिजायर के अनुसार से उतना बड़ा स्कोप नहीं है, और वो चाहता है कि मुझे कंप्यूटर में इंटरेस्ट है, किसी कारण बस नहीं मिला मुझे ब्रांच बीटेक के टाइम पे, बीई के टाइम पे, लेकिन मैं अपना करियर बनाना चाहता हूं कंप्यूटर के क्षेत्र में। आप कर सकते हैं, आप तैयारी करिए गेट का, आप उस सब्जेक्ट को पढ़िए। एक तो ऑलरेडी आप इंजीनियरिंग क्रैक करके, इंजीनियरिंग एग्जाम, इंजीनियरिंग एंट्रेंस को क्रैक करके आप इंजीनियरिंग कॉलेज में आइए, जिस भी माध्यम से आए, तो एक तो आईक्यू लेवल ऑलरेडी आपका है, तो वहां पे आप आराम से उस सब्जेक्ट को पढ़ के, सीख के, चाहे जिस माध्यम से हो, आप उसमें एग्जाम दे सकते हैं, अच्छे रैंक ला सकते हैं, और फिर अपने करियर को अपने अनुसार बना सकते हैं। बात इसमें एक और भी है, क्या है? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब मान लीजिए कि सिविल से आप हैं, आपने सीएस में वहां पे गेट में क्वालिफाई कर लिया, अच्छे रैंक आ गए, अच्छे नंबर आ गए, तो आपको फिर डिटेल पहले देखना चाहिए कि कौन कौन सा कॉलेज, कौन कौन सा आईआईटी, कौन कौन सा एनआईटी इसे अलाउ करता है या नहीं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के रूप में सिविल वाला स्टूडेंट, अगर सिविल से उसने बीई बीटेक किया है, तो क्या वो कंप्यूटर साइंस में गेट का एग्जाम आप दे सकते हैं इंडिपेंडेंटली, लेकिन इसके बाद काउंसलिंग होता है, इसके बाद एडमिशन प्रोसेस होता है, तो कौन कौन से इंस्टीट्यूट उसको अलाउ करते हैं, नहीं करते हैं, ये पूरा प्राइमरी जानकारी आप फॉर्म भरने से पहले, आप ये कैरियर ऑप्ट करने से पहले आप जरूर थोड़ा सा एफर्ट करें, तभी जाके, नहीं तो पता चला कि आप सिविल से हैं और आपने गेट क्वालिफाई कर लिया सीएस में, रैंक भी अच्छी आ गई, मार्क्स भी अच्छे आ गए, लेकिन आप जिस आईआईटीज में, जिस एनआईटीज में आप चाह रहे थे, वो तो परमिशन ही नहीं दे रहा, वहां पे तो एलिजिबिलिटी में वो है ही नहीं, वहां पे लिख दिया एलिजिबिलिटी में कि अगर आप इस ब्रांच से, स्पेसिफिक ब्रांच से हैं, तो ही आप दे सकते हैं। तो ये सारी चीजों का थोड़ा सा वर्कआउट आप पहले जरूर करें, आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जरूर देख लें। इंडिपेंडेंटली आप किसी भी ब्रांच से हैं, किसी भी गेट पेपर में आप अपियर हो सकते हैं। अब टू पेपर कॉम्बिनेशन वहां ब्राउचर में दिया रहता है, हम यहाँ पे आरए की बात करें, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन की बात करें, तो हम इसके ऊपर यहाँ पे फोकस करेंगे। तो जैसे आप अगर गेट टेस्ट पेपर, यहाँ पे प्राइमरी पेपर कोड, ये टू पेपर कॉम्बिनेशन है, ये प्राइमरी पेपर कोड में अगर आपने गेट टेस्ट पेपर लिया है, गेट टेस्ट पेपर आपने ऑप्ट किया कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसका कोड है सीएस। गेट टेस्ट पेपर आपने एज ए प्राइमरी पेपर कंप्यूटर साइंस एंड आईटी को ऑप्ट किया है, जिसका कोड है सीएस, तो आप एलिजिबल हैं क्या, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन को सेकेंडरी पेपर के रूप में ऑप्ट करने के लिए, एज पर द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय आईआईटी मद्रास गेट टीम। अब दूसरा है कि अगर आप गेट टेस्ट पेपर प्राइमरी के रूप में चुन रहे हैं, सिलेक्ट कर रहे हैं डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, जिसका कोड है डीए, तो भी आप एज ए सेकेंडरी पेपर कॉम्बिनेशन, सेकेंड पेपर कॉम्बिनेशन रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन आप ऑप्ट कर सकते हैं। ये टू पेपर कॉम्बिनेशन, सीएस वाला भी कर सकता है, डीए वाला भी कर सकता है। तीसरा है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, तो यहां पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जिसका कोड होता है, पेपर कोड होता है ईई, तो यह भी इसे ऑप्ट कर सकते हैं, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन को एज ए सेकेंड पेपर कॉम्बिनेशन। सिमिलरली मैकेनिकल इंजीनियरिंग आप यहां पे प्राइमरी गेट पेपर के रूप में ऑप्ट कर रहे हैं, तो आप भी एज ए सेकेंडरी गेट पेपर इसे ऑप्ट कर सकते हैं। क्लियर हो गया? अब कई लोगों को लग रहा होगा इसे ईसी के ऊपर बात करें, ईसी तो कहीं पे है ही नहीं। तो ईसी के बच्चों को मैं बता दूं कि अगर आप ईसी का प्राइमरी पेपर ले रहे हैं, तो जनरली क्या होता है, हमने तो इससे पहले डिस्कशन किया, जनरली क्या होता है कि ईसी के बच्चे कन्वीनियंट फील करते हैं ईसी का गेट पेपर सिलेक्ट करने में, डबल ई का गेट पेपर सिलेक्ट करने में, आईएन का गेट पेपर सिलेक्ट करने में, क्योंकि उनको वहां पे बहुत सारे कॉमन सब्जेक्ट दिख जाते हैं। तो सीएस, सिविल अगर सीएस को एग्जाम देने के लिए जा रहा है, तो ऑलमोस्ट बहुत सारे सब्जेक्ट उनके लिए नया होगा, उनको पूरा पढ़ना होगा, लेकिन करने वाले करते हैं। मैकेनिकल वाले भी कंप्यूटर में एग्जाम देके अच्छे अच्छे रैंक लाए हैं, तो करने के लिए आप कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप करना क्या चाहते हैं। तो कॉन्फिडेंट जो होता है उसके हिसाब से हमने आपको बताया, और आपके करियर ग्रोथ के हिसाब से पता है कि आप क्या करना चाहते हैं, उसके हिसाब से आपको सिलेक्ट करना है। अब देखिए नेक्स्ट है कि अगर आपने
रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन जिसका पेपर कोड है आरए, इसको अगर आपने प्राइमरी पेपर के रूप में चुना है तो सेकेंडरी पेपर के रूप में आप यहां पे सीएस डीए, सीएस मतलब कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डीए मींस डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डबल ई मतलब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ये लोग इसको अगर आप आरए को प्राइमरी गेट पेपर बनाते हैं तो ये सब ऑप्शन है आपके लिए सेकेंडरी गेट पेपर का। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। तो यहां पे कहीं पे भी इसी कॉम्बिनेशन में नहीं है, मतलब अगर आप आरए से प्राइमरी पेपर ऑप्ट कर रहे हैं तो ईसी आपको सेकेंड पेपर के ऑप्शन के रूप में नहीं दिया है और ना ही प्राइमरी में ईसी यहां पे दिया है। लेकिन जब आप सिलेबस के अंदर जाएंगे, तो आपको पता चलेगा कि वहां पे बहुत सारे ऐसे टॉपिक है जो ईसी के बच्चे बहुत अच्छे जानते हैं, तो उनके लिए फिर क्या ऑप्शन है? करियर अपॉर्चुनिटी तो बहुत बड़ा है इसमें रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन में, और ईसी वाले स्टूडेंट चाहते हैं कि नहीं मैं इसमें अपना करियर बनाऊं, तो आप उसके लिए क्या करेंगे? तो इसमें से कोई टेस्ट पेपर एज ए प्राइमरी पेपर ऑप्ट करेंगे। फर्स्ट के 4 में से कोई भी एक अगर आप पकड़ते हो, कंप्यूटर साइंस, डीए, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, तो आप यहाँ पे आरए सेकेंड पेपर कॉम्बिनेशन में ले सकते हैं। अगर आपने प्राइमरी टेस्ट पेपर में रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन के रूप में चुना है तो सेकेंडरी पेपर आप डबल ई ले सकते हैं, सीएस ले सकते हैं, डीए ले सकते हैं, एमई ले सकते हैं। और दूसरी बात, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपको 2 पेपर ऑप्ट करना ही करना है। हम चाहते हैं या फिर कोई स्टूडेंट ऐसा चाहता है कि नहीं हमें सिर्फ रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन की तैयारी करनी है और इसी में सिर्फ गेट देना है, वेदर ही इज फ्रॉम और सी इज फ्रॉम ईसी, डबल ई और आईएन, व्हाटएवर इज द ब्रांच, किसी भी ब्रांच से आप हैं, किसी भी स्ट्रीम से आप हैं, आप इस आरए को इंडिपेंडेंटली चुन सकते हैं। आपको एक ही पेपर देना है, दूसरा पेपर नहीं देने का मन है, आपने तय कर लिया, फिक्स कर लिया, आई नीड टू मेक माई कैरियर इन दिस रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन ओनली, you can opt this, but at the same time आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एक बार फॉर्म भरने से पहले, टेस्ट पेपर ऑप्ट करने से पहले, ये मेरा स्ट्रॉन्ग सजेशन है, आप जरूर देख ले। आप देखिए कहां पे कौन कौन से आईआईटीज में रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन पढ़ाई होती है, कौन कौन से आईआईटीज ये ऑफर करने वाले हैं एमटेक के लिए, पीएचडी के लिए या स्पेशलाइजेशन के लिए। वहां पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के रूप में ग्रेजुएटिंग इन इलेक्ट्रॉनिक इज एलिजिबल और नॉट, क्योंकि बहुत टाइम्स इंटरडिसिप्लिनरी कोर्स ऑफर किया जाता है, तो इंटरडिसिप्लिनरी में या मेन कोर्स में वहां पे ईसी के लिए है कि नहीं हो तो आप वहां पे कॉन्टेक्ट में दिया हुआ है नंबर आईआईटी मद्रास के गेट टीम का, आप उनसे क्रॉस चेक करिए, आप सवाल करिए कि सर मैं ईसी का स्टूडेंट हूं, मैं चाहता हूं कि रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन में प्राइमरी पेपर में एग्जाम दूं, मुझे कहां एमटेक में या एमई में या पीएचडी में एडमिशन मिल सकता है? क्योंकि आप मान लीजिए अभी आपने एग्जाम दे लिया, आपका रैंक भी अच्छा आ गया, आपने पेपर भी सिलेक्ट कर लिया हुआ है, सब कुछ हो गया, लेकिन वहां पे जहां पे आप चाह रहे थे वहां आपको नहीं मिल रहा है एज पर द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो फिर आप फंस जाए। इसीलिए आप फॉर्म भरने में जल्दीबाजी भी नहीं करें, डिसीजन लेने में जल्दीबाजी भी नहीं करें, आप पहले सारे चीज को जांचो, परखो, टेस्ट करो, फिर उसके बाद डिसीजन लो, आगे बढ़ो। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। सो यहां पर डिस्क्लेमर भी इसलिए हमने दे दिया, फॉर एनी काइंड ऑफ चेंजेस, ये फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हो रहा है, हो सकता है कई जगह से इनपुट मिली कि सर ईसी आल्सो शुड बी इन्वॉल्व, हो सकता है बहुत सारी जगह से गेट कमेटी को इनपुट आ सकता है, हो सकता है कि वो बाद में चेंज करते इसी को भी इंक्लूड करते हैं यहाँ पे एज ए प्राइमरी और सेकेंडरी। तो इसके लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट समय समय पे विजिट करते रहना है, आप चैनल से या फिर और भी माध्यम से लोगों से जुड़े रहिए ताकि आपको राइट टाइम पे राइट इंफॉर्मेशन मिल जाए। फॉर्म बनाने से पहले तो सब कुछ क्लियर हो ही जाए, ईसी वाले यहाँ पे ईसी के लिए कोई प्राइमरी पेपर के रूप में देते हैं या नहीं, या फिर कॉम्बिनेशन के रूप में देते हैं या नहीं। लेकिन इसके लिए चिंता करने की कोई बात नहीं, अगर आप इसी से हैं और अगर आप चाहते हैं इसी फील्ड में अपना कैरियर बनाना तो भी बहुत सारा ऑप्शंस है इसमें, आप दे सकते हैं रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन एंड ईई को आप
सेलेक्ट करके दे सकते हैं। आप चाहे तो सिर्फ इसी में एग्जाम दे सकते हैं, सिर्फ आरए का पेपर ऑप्ट कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ एक ही चीज का प्रिकॉशन लेना है कि कहां कहां पे आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकता है, किस किस आईआईटीज में अपॉर्चुनिटी मिल सकता है, किस किस एनआईटीज में अपॉर्चुनिटी। थोड़ा सा आपको एफर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि यह ब्रांच कोई नया नहीं है, आज ही नहीं पैदा लिया है। ये गेट पेपर के रूप में न्यूली इंट्रोड्यूस है, बट ये ब्रांच बहुत दिन से चल रहा है, बहुत जगह पे पढ़ाई होती है इसकी। तो वहां का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, किस रूप से वहां पे प्लेसमेंट होता है, इसका फ्यूचर स्कोप क्या है, ये सारा चीज थोड़ा सा वर्कआउट करिए, क्योंकि कैरियर के बाद अच्छा डिसीजन आपको बहुत ऊपर लेके जा सकता है। एक गलत डिसीजन आपको बहुत इंटरप्ट कर सकता है, आपको रिग्रेट फील करा सकता है। तो इसलिए अपने कैरियर के साथ खिलवाड़ नहीं, जल्दीबाजी नहीं, हड़बड़ी नहीं, ऑथेंटिकेटेड और सही इंफॉर्मेशन के साथ आगे बढ़े। अब चलते हैं थोड़ा सिलेबस के ऊपर ओवरव्यू करते हैं, क्योंकि हर एक पॉइंट वाइज जाएंगे या फिर लाइन बाय लाइन चेक करेंगे तो बहुत लेंदी हो जाएगी वीडियो। ऑलरेडी थोड़ा टाइम ज्यादा हम कंज्यूम कर चुके हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कि जैसा कि पार्ट ए में दिया हुआ है कॉमन सेक्शन इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, ये तो जितने भी गेट वाले हैं सबको ये देना ही पड़ता है। लीनियर अलजेब्रा, कैलकुलस, डिफरेंशियल इक्वेशन, ये सारे मैथ्स में है जो कॉमनली हर एक ब्रांच में पूछा जाता है। थोड़े बहुत सिलेबस में चेंज होंगे, लेकिन ये ऑलमोस्ट रहता है इतना चीज। तो ये तो सबके लिए कॉमन चीजें हैं। इसके लिए आपको कुछ भी, आप ईसी के हैं, डबल ई के हैं, सीएस के हैं, आईएन के हैं, एमई के हैं, जहां के भी हैं, गेट पेपर आप दे रहे हैं, तो इसके लिए बहुत ज्यादा आपको अलग से नहीं। ये तो किसी भी गेट पेपर में आप जाएंगे तो ये तो पढ़ना ही पड़ेगा अगर इसमें स्कोर करना है तो ये तो देख लिया आपने। तो इसी का पार्ट है प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स, न्यूमेरिकल मेथड्स, ये सारे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में पढ़ाए जाते हैं और उसी के अकॉर्डिंगली ये सिलेबस तैयार किया गया है यहाँ पे। तो यह तो एक कॉमन पार्ट हो गया। अब चलते हैं यहाँ पे सेक्शन A.2। अभी हमने देखा था इससे पहले A.1, ये पार्ट ए की बात का ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे पार्ट ए में कॉमन सेक्शन है, पार्ट ए में कॉमन सेक्शन है जो सबके लिए एप्लीकेबल है, चाहे आप जिस भी 2 पेपर कॉम्बिनेशन से ये एग्जाम दे रहे हो या फिर सिंगल पेपर ऑप्ट कर रहे हो, यह सबके लिए कॉमन है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स एज ए सेक्शन A.1, क्योंकि आगे बी भी आएगा, इसलिए मैं यहाँ पे बता। तो ये हो गया A.1। सेक्शन A.2 अभी तो कॉमन टॉपिक चल रहा है, बेसिक्स ऑफ मैकेट्रॉनिक्स, मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स को मिला के बनता है मैकेट्रॉनिक्स। तो यहाँ पे देखिए नेटवर्क एलिमेंट, सारे ईसी वाले स्टूडेंट नेट और फिर ये जितने भी ईसी के स्टूडेंट्स हैं सब पढ़ते हैं एज ए गेट पेपर। इलेक्ट्रिकल वाले पढ़ते हैं, आईएन वाले पढ़ते हैं, बायोमेडिकल वाले पढ़ते हैं, फिजिक्स वाले पढ़ते हैं। तो ये सारे चीज यहाँ पे नेटवर्क एलिमेंट्स के रूप में, तो बेसिक्स फिजिक्स वाले में क्रॉस चेक कर लीजिएगा। लेकिन ये जो हमने मेन स्ट्रीम बताया कि ये चीज ईसी, इलेक्ट्रिकल, आईएन में तो और बायोमेडिकल में तो ये पढ़ाया ही जाता है, ये उनके सिलेबस में है। सो नेटवर्क एलिमेंट, आइडियल वोल्टेज एंड करंट सोर्स, ये सारा चीज कॉमन चीज है जो वहां पर दिया रहता है। पावर एंड पावर फैक्टर इन एसी 2 पुट नेटवर्क, ये सारा चीज उसमें भी दिया। तो ये हो गया आपका बेसिक्स ऑफ मैकेट्रॉनिक्स। इसमें एक सब्जेक्ट आया नेटवर्क एलिमेंट्स, ये सबको लिखना है, चाहे आप सीएस से हो, चाहे जो भी वहां पर 2 पेपर कॉम्बिनेशन था, आप जिस भी ब्रांच के हैं, अगर आप आरए के लिए पेपर ऑप्ट कर रहे हैं तो यह आपको पढ़ना ही पड़ेगा, इससे नहीं बच सकते। नेक्स्ट है डिजिटल सर्किट, वन ऑफ द फेवरेट सब्जेक्ट फॉर मी। सो यहाँ पे डिजिटल सर्किट में बुलियन अलजेब्रा कॉम्बिनेशन। अब देखिए इनका गेट का एक ये है कि ये जो सिलेबस डिफाइन करते हैं ना, वहां पे मेजर टॉपिक दे देते हैं, लेकिन उसके इर्द गिर्द बहुत सारी चीज पूछते हैं। अब ऐसा नहीं कि यहाँ पे मल्टीप्लेक्स इनकोडर दे दिया तो इतना ही पूछे, जो भी और भी उसके आसपास में कॉम्बिनेशन सर्किट में जितने चीज आते हैं उससे पूछने के स्कोप बन जाते हैं। सीक्वेंशियल सर्किट में फ्लिप फ्लॉप्स, काउंटर, लैचेस, बहुत सारी चीज इसके अंदर में भी होता है। तो आप सीक्वेंशियल सर्किट, कॉम्बिनेशन सर्किट के डिटेल सिलेबस को फॉलो करिए। तो ये जितने भी एसी वाले, इलेक्ट्रिकल वाले, आईएन वाले, बायोमेडिकल वाले, इवन फिजिक्स वाले भी पढ़ते हैं, तो ये तो कॉमन हो गया। अब यहां से सेंसर्स, एक्चुएटर्स, ये ईसी वाले के कोर सब्जेक्ट में नहीं आता। बाकी कुछ ब्रांच के लिए आता होगा, आईएन के लिए आता होगा, मैकेनिकल के लिए आता होगा, आप गो थ्रू करिए उसको, क्योंकि ये मेरा ब्रांच नहीं है। तो सेंसर्स, एक्चुएटर्स, ये अगर आप ईसी के हैं, ट्रिपल की है,
ठीक है, चाहे जो भी ब्रांच से अगर आप आरए पेपर को ऑप्ट करते हैं तो सेंसर्स एक्चुएटर्स पढ़ना पड़ेगा एज पर द सिलेबस व्हाट एवर इट हैज गिवन। नेक्स्ट है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, free body diagram and equilibrium, friction and its application, rolling friction, belt pulley truss, और ये सारा चीज आप +2 के फिजिक्स में भी पढ़े होंगे, आप अपने इंजीनियरिंग के एंट्रेंस एग्जाम के प्रिपरेशन में भी पढ़े होंगे, आप अगर मैकेनिकल सिविल से बिलोंग करते वहां भी पढ़े होंगे, आप इन जनरल, क्योंकि फर्स्ट ईयर में बहुत सारी चीज कॉमन पढ़ाए जाते हैं, उसमें ये सारी चीज बताए जाते हैं, तो इनसे भी आप बच नहीं सकते। आप किसी भी स्ट्रीम के हैं, अगर आपने आरए पेपर को ऑप्ट किया है तो ये पढ़ना ही पड़ेगा, इससे आप अलग नहीं हो सकते, ये कॉमन टॉपिक चल रहा है, तो यह भी आपको पढ़ना पड़ेगा। और दोस्तों मैं तो ये बताना चाह रहा हूं कि अगर आपको इस क्षेत्र में करियर पर तो ठीक है ना, और सब्जेक्ट भी तो पढ़ते हैं, थोड़ा पढ़ लेंगे इसको, बाकी सब में तो आप मास्टर हुए, डिजिटल सर्किट नेटवर्क मैथमेटिक्स में तो मास्टर, जो भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा टॉपिक है उसको पढ़ते जाएंगे, टाइम है आपके पास सफिशिएंट, करिए। सो नेक्स्ट है प्रोग्रामिंग, ये सीएस वालों के लिए फायदा हो जाता है, प्रोग्रामिंग फ्लो चार्ट एंड सूडो कोड, प्रोग्रामिंग इन पाइथन, डेटा टाइप ऑपरेटर्स, एक्सप्रेशन, ये सारे से प्रोग्रामिंग पार्ट में है, डेटा स्ट्रक्चर में, तो सीएस वाले भी अलाउड है एज ए 2 पेपर कॉम्बिनेशन, सीएस वाले डीए वाले सब दोनों अलाउड है, तो वो लोग तो अपने मेन कोर्स में ये सब पढ़े रहते हैं, उनके लिए ये आसान है, उनके लिए बहुत ज्यादा अलग से एफर्ट नहीं करना पड़ता, थोड़े प्रैक्टिस तो करने होंगे उनको भी, लेकिन जो अदर स्ट्रीम वाले हैं जिनका सीएस या फिर डीए ब्रांच नहीं है, उनको थोड़ा एफर्ट करके आप पढ़ सकते हैं, आप अपना रूटीन बनाइए, आप टाइम दीजिए, आप कर सकते हैं, क्योंकि कैरियर आगे बहुत बड़ा है। नेक्स्ट आता है सेक्शन A.3 प्रिंसिपल ऑफ रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, रोबोटिक क्लासिफिकेशन। सो सेक्शन ए में कॉमन टॉपिक ही चल रहा है, आप चाहे सीएस से एग्जाम दे, डीए से एग्जाम दे, एमई से एग्जाम दे, इलेक्ट्रिकल से एग्जाम दे, ईसी से एग्जाम दे, किसी और ब्रांच से आप रोबोटिक को एज ए मेन पेपर या सेकेंडरी पेपर ऑप्ट करें, आपको ये सारा पढ़ना ही पड़ेगा, A.3 भी पढ़ना पड़ेगा, और पढ़ सकता है, ऐसा कुछ बहुत बड़ा तोप मारने वाली बात नहीं है, आप आराम से इसको एक सिस्टमेटिक वे में थोड़ा सिलेबस को स्ट्रक्चर्ड करके आप पॉइंट वाइज इसके कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं, इसके ऊपर क्वेश्चंस को क्रिएट कर सकते हैं, बहुत सारे टेस्ट सीरीज इसके ऊपर आप दे सकते हैं, और इस तरीके से अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। नेक्स्ट है कंप्यूटर इंटीग्रल मैन्युफैक्चरिंग, तो यहाँ पे ऑटोमेशन इन मैन्युफैक्चरिंग, प्रोग्रामेबल, पीएलसी वगैरह, ये तो इलेक्ट्रिकल वाले में बहुत सारी चीज जानते हैं, तो ये सारा चीज जो भी यहाँ पे एज पर द सिलेबस दिया हुआ है, ये पीडीएफ के फॉर्म में भी आपको मिल जाएगा, तो ये चीज आपको करना पड़ेगा। अब यहाँ से पार्ट ए हमने क्या बोला था कि वो कॉमन टॉपिक है, आप किसी भी स्ट्रीम से हो, अगर आपने आरए को, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन को आइदर प्राइमरी और सेकेंडरी पेपर के रूप में ऑप्ट किया है, तो कॉमन पेपर पहले आपको पढ़ना ही होगा। अब आते हैं यहां से बात पार्ट B1 इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। अब यहां पे जैसे मान लीजिए कि इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट्स वहां पे इस एग्जाम को देना चाहते हैं, प्राइमरी पेपर के रूप में या सेकेंडरी पेपर के रूप में इसे ऑप्ट करना चाहते हैं, तो उन्हें पार्ट B1 इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को सिलेक्ट करना होगा, ताकि इसी से रिलेटेड आपका जो गेट पेपर आपके रोल नंबर के बिहाफ में सिस्टम में अपीयर होगा तो आप दे पाएंगे। तो यहाँ पे इसके अंदर आता है एनालॉग सर्किट्स एंड एम्बेडेड सिस्टम, ये एनालॉग फिल्टर्स, ये लो पास, हाई पास, बैंड रिजेक्ट एम्पलीफायर, बायसिंग, इक्विवेलेंट, ये बस एनालॉग है, जो ईसी वाले, इलेक्ट्रिकल वाले, आईएन वाले, बायोमेडिकल वाले सब पढ़ते हैं, तो इससे आप बच नहीं सकते, ये पढ़ना ही पड़ेगा। थोड़ा सा इसमें कुछ कुछ अलग अलग टॉपिक है, जैसे एसएमपीएस है, ये इलेक्ट्रिकल वाले पढ़ते हैं, फिर डी बाई ए बाई डी कन्वर्टर, फिर ये सैंपल एंड होल्ड, ये सारा चीज पढ़ाया जाता है, डी बाई ए पढ़ाया जाता है, डिजिटल में भी, एनालॉग में भी, तो ये सारा चीज तो आपको करना ही है, और ये तो इसी वाले जानते हैं। तो मेरा कहने का, मेरा जो शुरू से मोटिवेशन आपके लिए रहा है कि अगर आप ईसी से हैं या इलेक्ट्रिकल से हैं या जो भी ब्रांच है, ईसी वालों के लिए बहुत सारे एडवांटेजेस है कि बहुत सारी चीज वो पहले से जानते हैं, परसेंटेज तो फाइंड आउट करिए, अच्छा खासा परसेंटेज आप पहले से जानते हैं, जहां जहां पर जो नहीं जानते उसको पढ़िए, कर लेंगे आप, सीएस वाले भी कर लेंगे, इलेक्ट्रिकल वाले भी कर लेंगे, मेहनत से क्या नहीं हो सकता। सो ये हो गया इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाले का सेक्शन B1.1, अभी यहीं पे खत्म नहीं हो गया, अब आगे बढ़ते हैं।
माइक्रो प्रोसेसर, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट, माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंट्रोलर, एप्लीकेशन, कंपोनेंट्स ऑफ माइक्रो कंट्रोलर, ये सारा चीज ईसी में, डबल ई में, सीएस को सबको पढ़ाया जाता है बीटेक में, और एक बेसिक नॉलेज सबको रहता है। तो अगर आप इसको थोड़ा गो थ्रू करेंगे तो ये बहुत बड़ा चैलेंजिंग पार्ट नहीं है किसी के लिए, सब कर सकते हैं। इवन मैकेट्रॉनिक्स में भी पढ़ाया जाता है, मैकेनिकल वाले भी जानते हैं। फिर आ गया सिग्नल एंड सिस्टम, सेक्शन B1.2, ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के तहत चल रहा है। तो सिग्नल एंड सिस्टम्स सबको पढ़ते, जो भी गेट की तैयारी करते हैं, अगर वो ईसी डबल ई आई एन सी एस, ये ईसी डबल ए आई एन से बिलोंग करते हैं, गेट पेपर देते हैं, तो उनको पता ही है सिग्नल सिस्टम उनके सिलेबस में पढ़ना ही है उनको। तो ये सारा चीज तो कोई चैलेंजिंग पार्ट नहीं है उनके लिए, ये तो पढ़ना ही पड़ेगा। नेक्स्ट, कंट्रोल सिस्टम आपके गेट पेपर में। इसीलिए मैं शुरू से, आप देखेंगे मेरा जो एजेंडा रहा शुरू से, हमने इसी वाले को थोड़ा जागरूक किया है, क्योंकि कई सारे लोग अच्छी अपॉर्चुनिटी जागरूकता के अभाव में, जानकारी के अभाव में मिस कर जाते हैं, मिसगाइड हो जाते हैं, या फिर वो जान ही नहीं पाते हैं इसकी वास्तविकता, क्योंकि क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हो सकते हैं। इसीलिए मैं उनको फोकस करते हुए सारे डिटेलिंग कर रहे हैं यहाँ पे। बाकी ब्रांच वाले भी सब कुछ जानते हैं, और उनके लिए भी हम अवेयरनेस दे रहे हैं कि आप भी इन चीजों को समझिए। सो यहाँ पे कंट्रोल सिस्टम, ईसी, ट्रिपल ए, आई एन, ये सबके लिए तो है ही। इसीलिए अब सीएस वालों के लिए डिपेंड करते हैं कि वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से इसको कंबाइन करते हैं कॉमन सेक्शन को, या मैकेनिकल के साथ, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि सीएस वालों का ये कोर सब्जेक्ट नहीं है, डीए वाले का ये कोर सब्जेक्ट नहीं है। तो उनको दोनों कंपेयर करना है। इसी इलेक्ट्रिकल आईएन वाले के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम इसमें जो भी, जैसे एनालॉग है, नेटवर्क है, कंट्रोल है, डिजिटल तो सीएस वाले भी पढ़ते हैं, लेकिन एनालॉग, नेटवर्क, कंट्रोल, सिग्नल, ये उनके मेजर सब्जेक्ट में नहीं आते हैं। तो उनको चुनना है कि अगर आप सीएस से और डीए से बिलोंग करते हैं, आप इस टू पेपर कॉम्बिनेशन में आरए में भी एग्जाम देना चाहते हैं, या आप सिर्फ आरए में एग्जाम देना चाहते हैं, तो सिलेबस तो आपको पता होना चाहिए ना। तो अभी तक हम बता रहे थे कि अगर आप कॉमन सेक्शन और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को ऑप्ट करते हैं उसके हिसाब से, तो यहाँ पे देख लिया आपने B1.3 कंट्रोल सिस्टम। तो ये सारा आप सारा कुछ देख लीजिए, इसमें बॉडी प्लॉट, रूट लोकस, लैग लीड कंपनसेटर, पीआई पीआईडी कंट्रोलर, ये सारा चीज पढ़ाया जाता है। किसके लिए? डबल ई, आई एन, ईसी, सब लोग जानते हैं इसको, तो उनके लिए कुछ ये चैलेंज नहीं है। अब आया इसका दूसरा पार्ट B2। मैंने क्या कहा कि कॉमन से अगर आप आरए, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, आप आइदर प्राइमरी और सेकेंडरी और ओनली प्राइमरी के रूप में चुनते हैं, तो आपके पास सिलेबस में ऑप्ट करने का है कॉमन सेक्शन अलोंग विथ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और कॉमन सेक्शन अलोंग विथ मैकेनिकल इंजीनियरिंग। यही चीज आज हमने गेट कमिटी को फोन करके कंफर्म किया है ओवर द कॉल, कि आप दोनों में से कोई एक, कॉमन तो कॉमन है, बाकी इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल में से कोई एक आप ऑप्ट कर सकते हैं। उसी के सिलेबस के आधार पे आपका गेट का पेपर तैयार हो। तो यहां से मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल्स, ये स्ट्रेस, स्ट्रेन, इलास्टिक कांस्टेंट, पॉइजन रेशियो, ये मैकेनिकल वाले बच्चे जानते होंगे, प्रोडक्शन वाले बच्चे जानते होंगे, इवन सिविल वाले भी जानते होंगे। सो जिनका भी ये सब्जेक्ट रहा है एज ए मेन सब्जेक्ट, तो उनको ये सारी चीज पता होगा। कुछ हद तक फिजिक्स में भी पढ़ाई होती है, तो बहुत सारे बच्चों को कॉमन चीजें पता भी होगी। तो यहाँ पे आपके लिए, यह भी अगर आप बिलोंग करते हैं मैकेनिकल से, तो आपके लिए ये चैलेंज नहीं है, आप इसके बारे में समझ ही रहे। सो सेक्शन B2.1, एक तो ये सब्जेक्ट हुआ। दूसरा है काइनेमेटिक्स एंड डायनामिक्स, ये भी आपको पता ही होगा, अगर मैकेनिकल से बिलोंग करते तो ये मेजर ऑफ द सिलेबस आपको पता ही होगा। अब बात रही सीएस और डीए वाले के लिए, हम शुरू से बात कर रहे हैं, उसके बाद ईसी के बाद, कि उनके लिए क्या आसान पड़ेगा, यह स्टूडेंट्स को अपने समझ से डिसीजन लेना चाहिए। क्योंकि आपके पास एक चीज तो है, प्रोग्रामिंग स्किल, मशीन लर्निंग, पाइथन, एआई, और उसी को यूज करके रोबोट में मैकेनिकल पार्ट भी लगता है, रोबोट चलेगा।
प्रोग्राम चाहिए, लेकिन चलेगा तो मशीनरी के साथ ही चलेगा ना, कंपोनेंट लगेंगे ना, इसी वाले चिप बनाएंगे तभी तो वो काम करेगा। तो हर एक इंजीनियरिंग मोस्ट ऑफ द थिंग्स को यहाँ पे कंबाइन करके, अब सिविल वालों का यहाँ पे नक्शा बनाने का जरूरत नहीं है, लेकिन किसी भी चीज का पहले आर्किटेक्चर बनता है, चाहे वो चिप डिजाइन हो, चाहे वो मशीन डिजाइन हो, चाहे वो बिल्डिंग डिजाइन हो, किसी भी चीज का पहले आर्किटेक्ट बनता है। सिविल इंजीनियरिंग से सिर्फ हम यही नहीं समझते कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग के लिए तैयार कर, तो आर्किटेक्ट एक ऐसा पार्ट है जो किसी भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के लिए वह जरूरत है। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। तो यहां पे सबके इंटीग्रेशन से कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है, सबके कंट्रीब्यूशन से कोई चीज कंप्लीट होता है, तो उसके हिसाब से यहाँ पे जो मैकेनिकल के तहत एग्जाम देना चाहते हैं, मैकेनिकल को एज ए पार्ट ऑफ सिलेबस कवर करना चाहते हैं अपार्ट फ्रॉम कॉमन सिलेबस, तो उनके लिए यह सिलेबस है काइनेमेटिक्स एंड डायनामिक्स एज ए सेकंड सब्जेक्ट B2.2। नेक्स्ट है मशीन डिजाइन एंड कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग, और इसके ये सारे सिलेबस दिए हुए हैं। तो जिनका भी यह सब्जेक्ट नहीं रहा है, आपको कंपेयर करना है, क्योंकि इसमें अगर आप सिलेबस को गो थ्रू करेंगे, CS का भी कोर पार्ट पूछा गया है, जो EC वाले बहुत ज्यादा नहीं जानते होंगे, मैकेनिकल वाले नहीं जानते होंगे। अब मैकेनिकल का कुछ चीज पूछा हुआ है जो EC वाले पूरी तरीके से नहीं जानते, तो आपको गो थ्रू करना है। जैसे हमने इससे पहले देखा कि कॉमन सेक्शन में जो पढ़ना है वो तो सबके लिए कंपलसरी है, उसके बाद जो इलेक्ट्रिकल में देखा, तो इलेक्ट्रिकल में जो मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द सिलेबस है वो सब लोग पढ़े होते हैं एज ए मेजर सब्जेक्ट, एज ए मेन सब्जेक्ट ऑफ द गेट प्रिपरेशन एंड इवन फॉर देयर बी और बीटेक ऑल्सो, तो उनको पता है, तो उनके लिए वह इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाला पार्ट आसान पड़ता है। यहाँ पे मैकेनिकल वाले के लिए ये मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट वो पढ़े होते हैं, तो उनके लिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाला पार्ट अलॉन्ग विद द कॉमन सेक्शन ऑप्ट करना आसान होता है। एक्स्ट्रा तो सबको पढ़ना पड़ेगा। अब जो चीज मैकेनिकल वाले को नहीं पता है या फिर उनके कोर्स सब्जेक्ट में नहीं है, उसके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट आपको करना पड़ेगा, क्योंकि आगे अगर बहुत बड़ी नौकरी पाना है, बहुत बड़ा वेल्थ क्रिएट करना है, वेल्थ बनाना है, अच्छे करियर बनाना है, अच्छी कंपनी में नौकरी पाना है, तो फिर आपको अभी इस शुरुआती दौर में मेहनत तो करना पड़ेगी। तो मेहनत करने के लिए हमने सारा चीज आपको बता दिया, बट एक चीज याद रखिए कि आने वाले टाइम पे AI रहने वाला है, और AI रहेगा तो रोबोट भी आएगा। रोबोट ऑलरेडी आ चुका है, बहुत सारे कामों में ये चल रहा है, ये फ्यूचर में और भी जबरदस्त रूप से अपने वर्क स्कोप को बढ़ाएगा, इसलिए एक से एक रिसर्च चल रहा है। आप एक और बेस्ट अपॉर्चुनिटी यहाँ पे हो सकता है, क्योंकि जब आप IIT में जाएंगे एमटेक करने के लिए, PhD करने के लिए, तो एक अलग ही माहौल मिलेगा वहां पे। आज के डेट पे बहुत सारे IITs में स्टार्टअप कल्चर भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है, वहां पे भी आपके लिए स्कोप बन सकता है। आप बिजनेसमैन, आप एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं, आप फाउंडर बन सकते हैं कंपनी के, बहुत कुछ कर सकते हैं। बस किसी भी काम को करने का सिर्फ एक ही कारण होता है, उसकी जज्बात, कि हमें इसमें ऊपर तक जाना है, बहुत अच्छा करियर बनाना है, बहुत अच्छे कंपनी बनाना है, बिजनेस बनाना है। फिर आपको मेहनत ताबड़तोड़ अभी से करना होगा ड्यूरिंग द गेट प्रिपरेशन इटसेल्फ, और फिर आप कर सकते हैं। वो दिन दूर नहीं, बहुत सारे ऐसे यंगस्टर हैं जो मिलीनियर बिलीनियर बने हैं अपनी सोच से, अपने इनोवेशन से, अपने हार्ड वर्क। वह अपॉर्चुनिटी आपके लिए भी। तो आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो, इंफॉर्मेटिव। आपको कुछ भी डाउट हो तो आप हमारे चैनल के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही तत्पर रहता हूं, तो हमें जितनी जानकारी मिलेगी हम जरूर आपको बताएंगे, और हम अपना बेस्ट देने का कोशिश करेंगे। सो आई होप आज का ये मोटिवेशनल के साथ इंफॉर्मेटिव और प्राइमरी इंफॉर्मेशन के रूप में यह वीडियो था। तो होप सो यू ऑल हैव एंजॉयड दिस। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। गेट के लिए बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो नए आ रहे हैं, थर्ड ईयर वाले, जो गेट अभी पहली बार सुन ही रहे हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं।
जिनको कुछ भी नहीं पता है। सो उनके लिए भी हम छोटे छोटे वीडियोस बना करके डालेंगे ताकि आप हर एक चीज को समझ पाओ। क्योंकि जब हमने ब्राउचर को डिटेल में देखा तो कई बार लोग सोचते हैं कि MSQ मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन मतलब उसमें मोर देन वन ऑप्शन सही होना जरूरी है, ऐसा नहीं है। MCQ में ये कंपलसरी है कि सिर्फ एक ही ऑप्शन सही होंगे, लेकिन MSQ में यह सही नहीं है कि एक से ज्यादा सही होना चाहिए, उसमें एक या एक से ज्यादा भी हो सकता है। तो ये छोटी छोटी बातों को हमें अपने एग्जाम में अपियर होने से पहले जानकारी तो पहले अच्छा होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए। जब आपके पास अच्छी और ऑथेंटिकेटेड इंफॉर्मेशन होंगे तो आप कॉन्फिडेंट होंगे और फिर आपकी स्ट्रैटेजी अच्छी होगी, आपकी तैयारी अच्छी होगी और फिर सफलता आपके कदम चूमेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू।